इस वीडियो में हम पीटीएसडी के प्रिवेलेंस रेट और इटियोलॉजी को जानेंगे। पीटीएसडी पेनफुल इवेंट का रिजल्ट होता है, इसलिए इसका होना इवेंट के नंबर्स पर डिपेंड करता है। ये एस्टिमेट लगाया गया है कि जनरल पॉपुलेशन के लगभग 9% लोगों में पीटीएसडी पाया गया है। ये भी देखा गया है कि पीटीएसडी का होना ट्रॉमा के नेचर और सोसाइटी उसे किस तरीके से देखती है, इस बात पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, लगभग 65% रेप विक्टिम में पीटीएसडी डेवलप होता है। अब इसकी इटियोलॉजी को जानते हैं। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल और तीसरा साइकोकल्चरल फैक्टर। पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें पर्सनैलिटी टाइप्स जनरली पीटीएसडी के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हो सकते हैं। जुड़वा बच्चों पर किए गए स्टडी से पता चलता है कि वीक पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले लोग एक परिवार में जनरेशन टू जनरेशन पाए जा सकते हैं। मीन्स कि जिनकी पर्सनैलिटी वीक है, जिनको पीटीएसडी डेवलप हो सकता है, वो परिवार में पाए जा सकते हैं। मतलब उनमें जेनेटिकली ये चीज़ हो सकती है। ट्रॉमा में ब्रेन का नॉरएड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे नॉरपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पर्सन में एग्जागेरेटेड स्टार्टलेट रिस्पॉन्स और हाई टेंडेड इमोशनल अराउजल देखे जाती हैं। मतलब ये डर के लेवल को बढ़ा देते हैं। अगला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। पीटीएसडी को समझने के लिए कई साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अपनाए गए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से ये क्लियर नहीं कर पाया कि कुछ लोगों में पीटीएसडी क्यों डेवलप हो जाता है, जबकि कुछ ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है। पहला, वल्नरेबल पर्सनैलिटी एंड लाइफ इवेंट्स। कुछ लोगों में पीटीएसडी का जोखिम ज़्यादा होता है, जैसे वुमेन्स, बचपन में पेरेंट्स से अलग हो जाने वाले बच्चों में, फैमिली में कोई मेंटल हिस्ट्री हो उनमें, पहले से ही एंजाइटी या मूड डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले लोगों में। कुछ लोग बार बार मल्टीपल ट्रॉमा का एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि भारत के बंटवारे के दौरान कई लोगों को अपना घर छोड़कर नए जगह पर जाना पड़ा, जहां उन्हें कमी और अपनापन नहीं मिला और उन्हें अपमान सहना पड़ा। दूसरा है साइको एनालिटिकल अप्रोच। ये अप्रोच मानता है कि लोग पेनफुल मेमोरीज को दबाने की कोशिश करते हैं। पीटीएसडी का कारण ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ईगो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को अपनी पहले से बनी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर से मिलाना चाहता है, लेकिन वो उसमें मिला नहीं पाता है। इसलिए पीटीएसडी के लक्षण अक्सर उभर आते हैं। पीटीएसडी के लक्षण अक्सर ईगो के इनबैलेंस को दिखाता है। अब है लर्निंग थ्योरी अप्रोच। ये अप्रोच पीटीएसडी को क्लासिकल कंडीशनिंग से जोड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन रेल एक्सीडेंट का शिकार हुआ है तो वह दोबारा ट्रेन से सफ़र करने से डर सकता है, क्योंकि उसके लिए ट्रेन अब एक डरावनी सिचुएशन का सिंबल बन चुका है। अगला है कॉग्निटिव अप्रोच। ये अप्रोच बताता है कि पीटीएसडी से अफेक्टेड लोग फॉल्टी कॉपिंग मैकेनिज्म यानी गलत तरीके से मुकाबला करने का प्रोसेस अपनाते हैं। वह इमोशंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय नॉर्मल सॉल्यूशन के। सर्वाइवल गिल्ट डेवलप कर लेते हैं, जहां वह अपने बचने को गिल्ट की तरह महसूस करते हैं। जैसे हमने एक कहानी में पढ़ा था कि जो सोल्जर था वो गिल्ट महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी जगह उसका दोस्त, उसका साथी मर गया था, इसलिए। तो वैसे ही लोग सर्वाइवल गिल्ट डेवलप कर लेते हैं। ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम अफेक्ट होती है, जिससे पर्सन हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ें भी उसे ट्रॉमा की याद दिला सकती हैं। पांचवा है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। ये अप्रोच कहता है कि पीटीएसडी पर्सन के लाइफ के मीनिंग को अफेक्ट करता है। हम सभी लाइफ और रिलेशन को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन
रखते हैं, लेकिन जब ट्रॉमा होता है तो ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। कभी कभी पर्सन नाइलिज्म और सिनिसिज्म की ओर बढ़ जाता है। विक्टर फ्रैंकल के एग्जिस्टेंशियल व्यू पॉइंट इस थ्योरी की फेमस एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है साइको कल्चरल फैक्टर। ये देखा गया है कि कॉम्बैट रिलेटेड स्ट्रेस में, यानी युद्ध से रिलेटेड स्ट्रेस में, पीटीएसडी का इफेक्ट ग्रुप मोरल और सपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर कोई सोल्जर स्ट्रॉन्ग ग्रुप सपोर्ट में होता है तो पीटीएसडी के सिम्टम्स लेस सीवियर होते हैं। अगर पर्सन को ट्रॉमा के बाद एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है तो सीवियर सिम्टम्स से बचा जा सकता है। मिलिट्री ट्रेनिंग ही इस तरीके से तैयार किया जाता है कि पर्सन कॉम्बैट मेंटलिटी को अपना पाए, जिससे पीटीएसडी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। रेप के केसेस में सोसाइटी विक्टिम को ब्लेम कर सकता है, जिससे पीटीएसडी के सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। सोशल सपोर्ट और कल्चरल एसिमिलेशन पीटीएसडी से उबरने में मदद कर सकते हैं। पीटीएसडी के प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। अगर ये पता हो कि कोई पर्सन डिफ़िकल्ट सिचुएशन या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरने वाला है तो उसे पहले से मेंटली तैयार करा जा सकता है। हालांकि रियलिटी इमेजिनेशन से ज़्यादा कठिन हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी और खतरे की एंटिसिपेशन मदद कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक स्ट्रेस इनऑक्यूलेशन ट्रेनिंग है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, पर्सन को उन सिचुएशंस के बारे में जानकारी देना जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्ट्रेस, और उनके लिए लोगों के रिएक्शन के बारे में बताना। सेकंड स्टेप, पर्सन को ये सिखाना कि खुद को पॉजिटिव वे में हैंडल करे, जैसे कि अपने आप को ये बताएं कि ये दर्द, ये सिचुएशन ज़्यादा समय के लिए नहीं है, घबराओ मत। ये सब सेल्फ स्टेटमेंट उनसे कहने के लिए कहे जाते हैं। तीसरा स्टेप है, पर्सन को आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिफ़िकल्ट सिचुएशन या रियल सिचुएशन का सामना करवाया जाता है, जिससे वह इनसे निपटने की प्रैक्टिस कर सके। हालांकि सभी डिज़ास्टर के लिए पहले से तैयार रहना पॉसिबल नहीं होता। अब पीटीएसडी का ट्रीटमेंट जानते हैं। पहला है इनिशियल ट्रीटमेंट। ट्रॉमा के तुरंत बाद विक्टिम को रिलीफ देने के लिए साइकोएक्टिव ड्रग्स दिए जा सकते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट और ट्रैंक्विलाइज़र। ये दोनों दवाई बेनिफिशियल पाई गई है। स्पेशली एसएसआरआई दवाइयाँ इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं क्योंकि ये नॉन एडिक्टिव होती हैं। शॉर्ट टर्म क्राइसिस थेरेपी, इसमें पर्सन के साथ एक्टिवली कम्युनिकेशन करना, उसे इमोशनल सपोर्ट देना और उसकी सिचुएशन क्लैरिफाई करना शामिल होता है। दूसरा है पीटीएसडी का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। पर्सन को धीरे धीरे अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का सामना करवाना जरूरी होता है। पर्सन को ट्रॉमा की यादों से जोड़ना होता है और उसे कॉपिंग स्किल्स सिखाना जरूरी है ताकि वो इन यादों से सामना कर सके। ट्रॉमा के बाद कई बार पर्सन को दुनिया से भरोसा उठने का एक्सपीरियंस होता है या उसे अपने स्टेबिलिटी की चिंता रहती है। साइकेट्रिस्ट का पहला काम ये होता है कि पीटीएसडी के सिम्टम्स और उनके निपटान के तरीकों के बारे में पर्सन को एजुकेट करे। अब इसके हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जानते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम नार्कोसिंथेसिस टेक्निक का यूज़ किया जाता था, जिसमें विक्टिम को सोडियम पेंटाथॉल नाम की दवा दी जाती थी, जिसे हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, जिससे वे नींद जैसी स्टेट में चले जाते थे। इसके बाद उनसे उनके ट्रॉमा के बारे में बात की जाती थी। इस प्रोसेस का पर्पस था कि विक्टिम को ये एहसास हो कि वो टेरिबल इवेंट अब पास्ट की बात
है। 1971 में वियतनाम वॉर के सोल्जर्स के लिए रैप ग्रुप्स बनाए गए थे। यह ग्रुप येल यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट जे लिफ्टन ने बनवाया था, जिसमें वॉर के विक्टिम को अपने एक्सपीरियंस दूसरों को बताने और पीटीएसडी से उबरने का मंच दिया जाता था। अब साइकोएनालिटिकल ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें पर्सन को अपने ट्रॉमा से जुड़े एक्सपीरियंस को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ये अप्रोच ट्रांसफेरेंस और डिफेंसेस के एनालिसिस पर फोकस करता है, हालांकि इसके इफ़ेक्टिवनेस पर इनफ रिसर्च अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली टेक्निक में से एक है। पर्सन को धीरे धीरे उन थॉट्स, फीलिंग्स और सिचुएशन का सामना करने के लिए इनकरेज किया जाता है जो पीटीएसडी के कारण उसे परेशान कर रही है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के प्रिंसिपल का यूज़ करके पर्सन के ऑटोमेटिक थॉट्स और कोर बिलीफ्स को एनालाइज्ड किया जाता है। इसका गोल होता है कि पर्सन को अपनी मिसकॉन्सेप्शंस को न्यू रियलिटी के साथ बदलने के लिए मोटिवेट किया जाए। तीसरा है EMDR यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये टेक्निक 1987 में फ्रांसिन सेपीरो द्वारा डेवलप किया गया था। इसे सीबीटी का एक हिस्सा माना जाता है। इसमें आई मूवमेंट, हैंड टैप्स या साउंड का यूज़ किया जाता है। ये थेरेपी पर बेस है कि कई बार ट्रॉमेटिक मेमोरीज ब्रेन के अंदर स्टक यानी फंस जाती है और सिर्फ बात करने से उसका सॉल्यूशन नहीं होता। ये प्रोसेस बायलैटरल स्टिमुलेशन द्वारा ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को फिर से एक्टिव करती है, जिससे इफेक्टिव पर्सन नेगेटिव थॉट्स को एक कलेक्टिव और इनकम्प्लीट मेमोरी में बदल देता है। दूसरा, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। विक्टर फ्रैंकल ने ये अप्रोच प्रेजेंट किया था। फ्रैंकल का मानना था कि किसी भी टेरिबल ट्रॉमा को सहने के लिए पर्सन को उनके एग्जिस्टेंस का डीप मीनिंग समझना जरूरी है। उन्होंने इसे लोकोथेरेपी कहा, जिसमें लोकोस का मीनिंग है मीनिंग। इसमें थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो पर्सन के पैराडॉक्सिकल इंटेंशंस की पहचान करे, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा इंटरपर्सनल या कंपल्सिव रिचुअल करना। पर्सन को उनकी सिचुएशन का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की जाती है। सोक्रेटिक डायलॉग्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें डॉक्टर और पेशेंट के बीच गहरे डिस्कशन होते हैं। ये पर्सन को ये समझाने में मदद करता है कि उसके लाइफ का एक डीप मीनिंग है और वो अपने ट्रॉमा से उभर सकता है। नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी। पीटीएसडी केवल पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये पर्सन के पूरे फैमिली और सोशल लाइफ को अफेक्ट करती है। ये थेरेपी पीटीएसडी के ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ट्रॉमा केवल इफेक्टिव पर्सन को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि उसके फैमिली और करीबी लोगों को भी अफेक्ट करता है। इसलिए फैमिली को भी अफेक्टेड पर्सन के ट्रॉमा को समझना और उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। फैमिली विक्टिम के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना सकता है, जिससे उसका पीटीएसडी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी मेंटली तैयार करती है, जिससे वह विक्टिम की बेहतर मदद कर सके। अगर पूरे फैमिली के साथ काम किया जाए तो हर मेंबर एक दूसरे की मदद कर सकता है और ओवरऑल ट्रीटमेंट प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है।